हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया। आज की क्लास में आपको क्विज पर आधारित जो भी क्वेश्चंस आपको पिछले 5-7 दिन में करवाए थे उन सभी को सॉल्व करवाने जा रहा हूं। हमने क्विज में क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करी थी और ये आपको ध्यान हो तो पिछले शायद 1 ही मार्च से मैंने दोबारा स्टार्ट करी है। उनमें जो भी आपसे अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। आपको मैं दोबारा बताना चाहूंगा, जो अपना ऐप है मैथ्स विद ओम झाझड़िया, उस ऐप पर आपके लिए फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता जो है, फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर के मैथ्स और रीजनिंग का जो कोर्स है उसमें आपसे 10 से 12 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसका कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। उसके साथ रीट मेंस के पटवार के लिए रीट का लेवल 1 और लेवल 2 का अलग अलग प्रकार के अंकगणित के कोर्सेज उपलब्ध हैं। आपको जो भी कोर्स चाहिए वो आप देख सकते हो, बाई कर सकते हो। अपना जो ऐप है वो ऐप मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से है। गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से है। इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विथ ओम झाझड़िया। उस पर मैं आपको क्विज उपलब्ध करवाता हूँ। उस क्विज को ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको इनके लिंक उपलब्ध करवा दूंगा। अपन क्वेश्चंस को सरल करने जा रहे हैं, देखते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। एक क्वेश्चन अपना सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है, वो क्या है? एक महिला के पास 1000 ml का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:1 है। ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था, अभी एक लेटेस्ट एग्जाम में, कौन से एग्जाम में आया था, शायद आरएस प्री में पूछा गया था क्वेश्चन। एक महिला के पास 1000 ml मिश्रण है। 1000 ml मिश्रण में से जो दूध और पानी है, उस दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:1 है। मतलब इस 1000 ml में दूध और पानी की मात्रा आप अलग अलग बता सकते हो। अब कितना बर्तन में दूध है, कितना पानी है। कुल मिश्रण अब 1000 ml है। अनुपातों में कुल मिश्रण 3 और 1 4 है। दूध की मात्रा निकालेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ से दूध की जो मात्रा आएगी वो कितनी होगी, 750 ml। पानी की मात्रा निकालेंगे तो यहाँ पर अपन 1 से गुणा करेंगे, सरल करेंगे तो पानी की मात्रा यहाँ पर कितनी होगी आपके पास, 250 ml होगी। अब है ये, आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें दूध और पानी के 3:2 के अनुपात वाले 250 ml को और मिलाती है। अब इस 1000 ml के अंदर वो महिला क्या करती है कि दूध और पानी के 3:2 का जो अनुपात वाला 250 ml है वो और इसके अंदर मिक्स कर देती है। अब जो 250 ml मिक्स कर रही है उसमें दूध और पानी का अनुपात है वो 3:2 है। तो कितना दूध और कितना पानी है वो भी अपने को इसमें देखना पड़ेगा। अब जो मिलाया गया मिश्रण है वो 250 ml है। अनुपातों में कुल मिश्रण 3 और 2 5 है। दूध की मात्रा देखें तो 3 से गुणा करेंगे, सरल करेंगे तो दूध कितना होगा, 150 ml। दूध तो इसमें डाल दिया 150 ml, पहले से कितना था 750, 150 और डाल दिया। पानी निकालेंगे तो किससे गुणा करेंगे अपन, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, 50 गुणा 2 कितना होगा, 100 ml पानी और हो गया इसमें। अब बर्तन में आप देखोगे तो कितना हो गया, 900 ml तो इसमें दूध हो गया और कितना 350 ml इसमें क्या हो गया, पानी हो गया। अब ये बर्तन में दूध और पानी की अलग अलग मात्राएं हैं। पहले कुल मिश्रण कितना था, 750 और 250, 1000 ml था। बाद में 250 ml और डाल दिया तो कुल मिश्रण अब कितना हो गया, यहाँ से 250 ml और डाल दिया तो अब कुल मिश्रण है 1250 ml। ये जोड़ोगे तो आप कुल मिश्रण 1250 ml हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तब वह इस संयुक्त मिश्रण में से 250 ml का उपयोग दही बनाने के लिए करती है। अब वो दही जमाए चाहे कुछ भी करे, इस संयुक्त मिश्रण में से उसने 250 ml बाहर निकाल लिया। अब 250 जो ml मात्रा बाहर निकाली गई है वो मात्रा किस अनुपात में बाहर आएगी, मेन बात ये है। जिस अनुपात में बर्तन में दूध और पानी है उसी अनुपात में ये 250 ml बाहर निकलेगा। किस अनुपात में है बर्तन में वो देख सकते हो आप। इसको सरल करोगे तो अनुपात आपको पता चल जाएगा। 0 से 0 और 5 का भाग देंगे तो 18:7 आएगा। अब बर्तन में जो संयुक्त मिश्रण है उसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो अनुपात कितना है, 18:7 है। तो इसी अनुपात में विलयन बाहर निकलेगा। कुल कितना विलयन बाहर निकालना है, 250 ml बाहर निकालना है। अनुपातों में किस अनुपात में कुल विलयन, 18 और 7 25। कितना दूध बाहर निकलेगा, दूध की मात्रा निकालने के लिए आप किससे गुणा करेंगे, 18 से। सरल करेंगे तो यहाँ से कितना दूध बाहर निकलेगा, 180 ml। कितना दूध बाहर निकलेगा, 180 ml दूध बाहर निकलेगा। विलियन में दूध कितना था, 900 ml था, उसमें से 180 ml बाहर निकाल दिया तो बचा कितना, 700 ml, 720 ml बचा।
और आपसे यही पूछा गया है। क्या पूछा गया है? 250 ml का प्रयोग दही बनाने के लिए करती है, शेष बचे हुए दूध में मिश्रण का शुद्ध दूध, मिश्रण में कितना शुद्ध दूध है, और दूध में से 900 ml में से 180 ml निकाल दिया, तो शुद्ध दूध की जो मात्रा बची है वो कितनी बची है? 720 ml बची है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको? डी ऑप्शन में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, क्विज का क्वेश्चन 102 नंबर, 60 और 80 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? 60 और 80 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग। ये क्वेश्चन पहले भी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और आरपीएससी में पूछा जा चुका है। इस बार ये रीट में आया था, पात्रता परीक्षा में 27-28 फरवरी को जो हुई थी। उससे पहले भी ये सेम टू सेम डिटो ऑप्शन और डिटो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पिछली बार रीट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2 अंकों की सबसे छोटी और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या था, वो भी आपसे पूछा गया था। तो अभाज्य संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है वो, चाहे व्याख्याता भर्ती परीक्षा हो, चाहे आपकी रीट का हो, प्री हो, चाहे मेंस हो, उसके अलावा जैसे और भी पटवार वगैरह के जो एग्जाम है उनमें अभाज्य संख्याओं के क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत आते हैं। तो अभाज्य संख्याएं आपको 1 से लेकर 100 तक सभी पता होनी चाहिए, और उन पर आधारित है वो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस भी अवश्य कर लें। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, तो 60 और 80 के मध्य अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 60 के बाद आती है 61, उसके बाद कौन सी होती है? 67, 71, 73 और 79। ये 5 अभाज्य संख्याएं होती हैं 60 और 80 के मध्य, और इन सभी पांचों संख्याओं का जब आप योग करेंगे तो वो योग आपको कितना प्राप्त होगा? 351। सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों का निम्नलिखित में से कौन सा आरेख है वो सर्वाधिक उपयुक्त है? वो आपको सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपको पाई चार्ट, आयत चित्र, दंड आरेख, पिक्टोग्राम दे रखे हैं। तो अगर अपन बात करें इन सभी के सभी आरेखों में से सबसे उपयुक्त जो आरेख है वो कौन सा होता है? पाई चार्ट होता है। किस प्रकार से? जैसे एक आप पाई चार्ट के माध्यम से ये बता सकते हो, पाई चार्ट के माध्यम से बता सकते हो कि परिवार में इतने पानी का जो भी आपको 20% है या 30% है, जो भी ये पानी है वो पीने के लिए काम में लिया जाता है, पीने के लिए काम में लिया जाता है, ये खाना बनाने के लिए काम में लिया जाता है, ये आप कह सकते हो बाथरूम वगैरह में नहाने के लिए काम में लिया जाता है, ये बर्तन साफ करने के लिए काम में लिया जाता है। इस प्रकार अलग अलग परसेंटेज करके आप पाई चार्ट के माध्यम से उपयुक्त तरीके से, सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से बता सकते हो कि पानी का घर में अलग अलग उपयोग है वो किस प्रकार किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और आरपीएससी के पिछले 10 सालों के पेपर आप देखोगे तो कम से कम ये 50 बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आयत का क्वेश्चन है, वर्ग का क्वेश्चन है और वर्त का। या तो आयत पर दिया जाता है, या वर्ग पर दिया जाता है, या वर्त पर दिया जाता है। प्रतिशत में, त्रिज्या में, भुजा में या लंबाई चौड़ाई में वृद्धि कमी बताई जाती है, और परसेंटेज में ही क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन होता है वो परिवर्तन आपसे पूछा जाता है। देखिए, ये आया किसमें? अभी पूछा गया था, इसमें आपके रीट की पात्रता में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आयत की लंबाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई आपको नहीं पता तो अपन लंबाई और चौड़ाई को मान लेते हैं, और जब लंबाई चौड़ाई होगी तो आप क्षेत्रफल भी निकाल पाएंगे। लंबाई चौड़ाई आपको कुछ भी नहीं पता तो अपन दोनों को मानेंगे, और दोनों को क्या मानेंगे? कुछ भी मान सकते हो आप। मान लेते हैं आयत की लंबाई 100 है, चौड़ाई भी कितनी है? 100। प्रतिशत में आपको भुजाएं दी गई हैं, गहराई बढ़ाई गई है, प्रतिशत में परिवर्तन आपसे पूछा गया है, तो भुजाएं आप कुछ भी मान सकते हो, चाहे आप 100 मानो, चाहे 10 मानो, चाहे दोनों समान मानो, चाहे आप अलग अलग मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भुजाएं 10, 20, 100, 50 कुछ भी माने, जर्नली अपने को भुजाएं 10, 100 या 1000 माननी चाहिए, जिससे कैलकुलेशन करने में अपने लिए आसानी होती है। मान लिया आयत की लंबाई अपन ने 10, चौड़ाई लंबाई 100 मान ली, चौड़ाई 100 मान ली। जब पहले लंबाई 100 थी, चौड़ाई 100 थी, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, पहले क्षेत्रफल कितना था? 10,000। अब लंबाई को 10% बढ़ाया गया, पहले लंबाई 100 थी, 10 बढ़ा देंगे तो नई लंबाई होगी 110। और पहले चौड़ाई कितनी थी? 100, 10 घटा दी, 10 घटा दी तो कितनी हो गई? 90। नई लंबाई, नई चौड़ाई पता चल गई तो नया क्षेत्रफल भी आ जाएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई 11,999, 9,900, ये नया क्षेत्रफल हो गया। आपको पूछा गया क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव आपसे पूछा गया है। क्षेत्रफल पहले 10,000 था, अब हो गया 9,900। क्षेत्रफल में कमी हुई कितनी? 100 की। कमी और वृद्धि किस पर होती है? हमेशा मूल पर। मूल क्षेत्रफल कितना है? 10,000, और प्रतिशत के लिए गुणा किससे करेंगे?
100 से। 10,000 से 10,000 कितनी बार कटेगा? एक बार। मतलब क्षेत्रफल में कमी कितनी होगी? 1% की होगी, जो कि आपको डी ऑप्शन में दे रखा है। जर्नली क्या होता है, नया जो स्टूडेंट होता है वो ये देखता है कि लंबाई को 10 बढ़ाया, चौड़ाई को 10 कम कर दिया, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब उतना का उतना रहेगा, समान बना रहेगा। और वो आपको ऑप्शन में भी अवश्य दिया जाता है, लेकिन वो क्या होता है, गलत होता है। ऐसा नहीं होता है, आपको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के लिए आयत है तो आयत की लंबाई चौड़ाई मान लो, वर्ग है तो वर्ग की भुजा मान लो, वर्त है तो वर्त की त्रिज्या मान लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 105, क्विज का क्वेश्चन 105। किसी धन पर किसी निश्चित ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है, तो ब्याज की दर पूछी गई है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के क्वेश्चन आपको लगभग पेपर्स में देखने को मिलेंगे। 2-2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दे रखे हो, 2 वर्ष के साधारण ब्याज आपको दे रखे हो। देखिए किस प्रकार आप सरल करेंगे। ये साधारण ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है। देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दे रखा है 120 रुपए। प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो 2 वर्ष का ब्याज जब 120 रुपए है, तो एक वर्ष का ब्याज कितना होगा? 60 रुपए। पहले वर्ष का ब्याज भी 60 रुपए होगा, अगले वर्ष का ब्याज भी 60 होगा, और जब तक धन उधार रहेगा तब तक सदैव प्रत्येक वर्ष 60 रुपए का ही साधारण ब्याज मिलेगा। सॉरी। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है कि साधारण ब्याज में तो मूलधन वही होता है, उसी पर हमेशा ब्याज मिलता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले वर्ष तो मूलधन के ऊपर ब्याज मिलेगा, पहले वर्ष तो, और अगले वर्ष दूसरे वर्ष क्या होगा, मूलधन में वो ब्याज और जुड़ जाएगा, फिर उसके ऊपर ब्याज मिलेगा। सही होता है। यहाँ पर आपको बता रखा है 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, वो ब्याज कितना है? 129 रुपए है। उसमें से आपको पता है पहले वर्ष का ब्याज बता सकते हो आप कैसे? पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि मूलधन समान है, दर समान है और समय समान है। भाई एक वर्ष का समय है, मूलधन समान है, दर समान है, समय समान है, तो ब्याज भी समान ही होता है। पहले वर्ष का ब्याज जब साधारण ब्याज 60 रुपए है, तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी 60 रुपए ही होगा। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज घटा देंगे, तो अगले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? 69 रुपए होगा। आप मुझे बताएं कि पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 60 मिला, अगले वर्ष 69 मिला, 9 रुपए ज्यादा मिले ब्याज के रूप में। ये 9 रुपए ज्यादा है, ये किस कारण मिले आप बता सकते हो? अगर ये आप बता देते हैं तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। आपको ये पता है कि मूलधन में पहले वर्ष तो मूलधन पर ब्याज मिला तो 60 रुपए ब्याज के मिल गए। अगले वर्ष क्या होगा, इस मूलधन में ये 60 रुपए जो ब्याज के मिले ये जुड़ जाएंगे, और इस मिश्र धन के ऊपर ब्याज मिलेगा, तभी तो ये ब्याज बढ़ के मिला है। क्यों? क्योंकि मूलधन में ब्याज और जुड़ गया, और उस ब्याज के ऊपर भी अब क्या मिला है? ब्याज मिला है। आप ये कह सकते हो ये 9 रुपए जो बढ़ के मिले हैं, ये 9 रुपए किसके ऊपर मिले हैं? 60 रुपए के ऊपर मिले हैं। अगर ये 60 रुपए नहीं जुड़ते मूलधन में, तो ब्याज जितना था उतना मिलता, जितना साधारण में मिल रहा था उतना ही यहाँ पर मिलता। लेकिन ये 60 रुपए जुड़ गए, इसलिए 9 रुपए का ब्याज ज्यादा मिला। किस पर मिला? 60 पर। प्रतिशत के लिए गुणा किससे गुणा करेंगे? 100 से। ये यहाँ पर क्या होगी? ब्याज की दर। सरल आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ से जो ब्याज की दर होगी वो कितनी होगी? 15% होगी। बहुत ही आसानी से और समझकर आप क्वेश्चन को सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 106। एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है, आधार एक ही आधार पर स्थित है। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। 2 आकृतियां हैं, बहुत ही सिंपल है, रीट पात्रता परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 आकृतियां हैं, एक तो क्या है? त्रिभुज, और एक है समांतर चतुर्भुज। दोनों का आधार क्या है? समान है। आधार इसका x है, तो इसका भी क्या होगा? x होगा। इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। अपन इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं? h। आपको बता रखा है दोनों का क्षेत्रफल भी समान है, तो अपन दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसको समान करते हैं, समान करते ही आपको त्रिभुज की ऊंचाई पता चल जाएगी। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा में ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। क्षेत्रफल दोनों का समान समान करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और 2 इधर वज्र गुणा कर देंगे तो h बराबर क्या होगा? 4 सेंटीमीटर आपको प्राप्त होगा। मतलब त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो यहाँ पर क्या होगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी रीट पात्रता परीक्षा में अभी पूछा हुआ आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107, क्विज का क्वेश्चन नंबर 107। मध्याह्न भोजन में
प्रतिदिन प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं और 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए 30 दिन में कितने गेहूं और चावल की कुल खपत होगी, वो खपत आपसे पूछी गई है। रीट के पात्रता के तीनों शिफ्ट के पेपर में आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप उन वीडियो में भी देख सकते हो। आप अपना स्कोर भी मिला सकते हो और आप अपना स्कोर है वो साझा भी जरूर करें, बताएं कमेंट के माध्यम से क्या आपका स्कोर है। आपको बताया गया प्रतिदिन प्रति बालक है वो 150 ग्राम तो गेहूं और 100 ग्राम क्या है चावल का उपयोग करता है, उसको दिया जाता है भोजन। एक बच्चे को रोज कितने ग्राम भोजन दिया जाता है, 250 ग्राम गेहूं और चावल दोनों मिलाकर 250 ग्राम दिए जाते हैं। एक बच्चे को एक दिन में 250 ग्राम दिए जाते हैं। आपको बताया 60 बच्चों को, तो 60 से गुणा कर देंगे तो 60 बच्चों का एक दिन का कुल भोजन आ गया। एक दिन का भोजन इतना है, कितने दिन का पूछा आपसे, 30 दिन का, तो 30 दिन का भोजन निकालने के लिए अपन 30 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये सभी 60 बच्चों का 30 दिन का कुल भोजन आ गया। लेकिन ये किसमें है, ग्राम में। आपको ऑप्शन किसमें दे रखे हैं, किलोग्राम में। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए आप किसका भाग देंगे, 1000 का। सरल करेंगे तो यहाँ से 30 दिन के कुल भोजन की जो खपत है, कुल चावल और गेहूं की जो खपत होगी वो कितनी होगी, 450 किलोग्राम होगी। आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी में होगा। इस प्रकार आपने पिछले 7 दिन में जो भी क्विज पर आधारित क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे टेलीग्राम क्विज पर, क्वेश्चन नंबर 101 से 107 तक, उन सभी को अपन ने 1 बाय 1 करके सोल्व कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। सभी आप अपने YouTube चैनल मैथ्स विद ओम झाझड़िया को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। ओके, थैंक यू।